like MG is on a roll। इस ऑटो एक्सपो में इनके पवेलियन में आपको बहुत सारी कार्स जो हैं वो दिखाई देगी और इनमें से बहुत सी ऐसी कार्स है जो लॉन्च भी होने वाली है। ग्लॉस्टर के बारे में ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। G10 एक MPV है जो कि प्रीमियम MPV सेगमेंट में आएगी, जो कि टक्कर देगी किया कार्निवल को। और एक और MPV जो है, कॉम्पैक्ट MPV जो है, उसे शोकेस किया है MG ने, जो कि भारत की अभी तक की सबसे सफल कॉम्पैक्ट MPV मारुति सुजुकी अर्टिगा को टक्कर देने आ रही है। खम्मा गणी देवी सज्जनों, my name is Vikas Yogi, you're watching IC Studio and this is that car, MG 360। अगर आप एक MPV खरीद रहे हो उसमें क्रोम ना हो तो आप शायद खरीदेंगे ही नहीं। एटलीस्ट इंडियंस का तो मुझे ऐसा ही लगता है। क्रोम से एक अलग तरीके की मोहब्बत है और इसी वजह से क्रोम का भरपूर इस्तेमाल आपको यहाँ पे नजर आएगा। ग्रिल जो है क्रोम से भरपूर आपको लगने वाली है। हेडलैम्प के अंदर भी अगर आप एलिमेंट देखेंगे तो क्रोम एलिमेंट्स आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब बहुत जगह पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ। पर अच्छी बात यह है कि ये चुभ नहीं रहा है, काफी सटली किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी हेडलैम्प की अगर आप बात करेंगे तो आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, LED डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो आपको मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको हालांकि हैलोजन मिलेंगे। फॉग लैम्प जो हैं वो आपको LED मिल सकते हैं और बम्पर जो है वो रादर सिंपल रखा गया। बट ओवरऑल अगर आप फ्रंट से इसे देखेंगे तो MG की सिग्नेचर ग्रिल के साथ में इसमें वो फैमिली लुक वाली बात भी है। अब अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टिपिकल MPVs वाली जो शेप है वो आपको यहाँ पे लगेगी। हालांकि आपको एक चीज और लग रही होगी कि हाइट जो है इसकी एक्चुअली कम है। वो इसलिए क्योंकि ये बाओजूंग 360 है, कई मार्केट्स में बेची जाती है और उन मार्केट्स में ज़्यादा ऊंची आपको गाड़ी नहीं चाहिए होती है। इनफैक्ट अप्रोच डिपार्चर एंगल भी नहीं चाहिए होते, उतने खराब रास्ते नहीं होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी उनका कम होता है। इसी वजह से ओवरऑल हाइट जो है वो कम भी रख सकते हैं। बट जब ये भारत में लाई जाएगी तो ऑफकोर्स इसे रेज किया जाएगा हाइट वाइज। बाकी यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल, ये पूरी की पूरी जो विंडो लाइन है यहाँ पे क्रोम आपको नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ भी क्रोम नजर आ रहा है। रूफ रेल जो है वो क्रोम बोल सकते हैं या फिर ग्रे बोल सकते हैं, वो उस तरीके का दिया गया है आपको। मेटल है, इनफैक्ट ये प्लास्टिक नहीं है। आई थिंक दैट्स अ नाइस टच। और उसके अलावा डोर हैंडल्स जो हैं उसमें भी आपको क्रोम नजर आता है। और अगर आप एलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो एलॉय व्हील्स जो हैं वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, डायमंड कट टाइप के हैं। 16 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं। अब जब भारत में लाए जाएंगे तो क्या साइज़ के होंगे वो अभी तक पता नहीं है, बट मोस्ट लाइकली 16 इंच एक परफेक्ट साइज़ है जो कि लाई जा सकती है। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे बड़ा ग्लास एरिया है। हम MPV से एसोसिएट भी करते हैं कि थोड़ी एयरी होगी, ग्लास एरिया बड़ा होना चाहिए, तो वैसी सी आपको यहाँ पे नज़र आती है। ये पूरा का पूरा ये वाला जो ग्लास है ये भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ द रियर प्रोफाइल, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिंपलिस्टिक अप्रोच को रखा गया है। बहुत ज़्यादा बिजी आपको रियर नहीं लगता है। यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप का इस्तेमाल हुआ है, MG का लोगो यहाँ पे प्लेस किया गया है। इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर आपको मिलता है, स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगे ऑफ कोर्स। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। कैमरा जो है वो यहाँ पे पोजीशन किया गया है। बम्पर जो है उसे डुअल टोन टाइप का रखने की कोशिश की है, ब्लैक कलर में है और ये वाला जो पार्ट है ये वाइट कलर में है। और टेल लाइट्स जो हैं वो वेल मर्ज हो रही है डिज़ाइन में, रैप अराउंड टाइप की है। हालांकि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बल्ब है, दैट मीन्स ये हैलोजन है। LEDs आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, बट हो सकता है जब इसे लॉन्च किया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको LED टेल लैंप्स भी मिल जाए, क्योंकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी आपको कई कार्स जो हैं ऑफर करती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सिंपलिस्टिक रखी गई है, काफ़ी क्लासी लग रही है इनफैक्ट इसके डिज़ाइन। अगर आप इसके सीधे कंपटीशन की बात करें अर्टिगा की तो उससे ज़्यादा बेहतर आपको इसका रियर प्रोफाइल लगने वाला है। Did you listen that? रीअश्योरिंग साउंड जो होता है, थर्ड जो साउंड होता है, वैसा आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है। मतलब क्वालिटी मटेरियल्स डेफिनेटली यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। अब इंडिया में जब ये आती है तो किस तरीके की क्वालिटी ऑफर करेगी वो तभी बात करेंगे जब वो आएगी। बट अभी ये जो मॉडल है ये एक्चुअली इनका ग्लोबल मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल है। बहुत सारे मार्केट्स में बेचते हैं। ये बाओजून के अंडर ये गाड़ी बेची जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करेंगे, फील के मामले में बहुत अच्छी है, लेदर से रैप किया गया, बढ़िया क्वालिटी का लेदर लग रहा है। सारे बटन्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी शानदार लग रही है। और आप स्टीयरिंग को टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। हालांकि काफ़ी टाइट लग रही है ये स्टीयरिंग, जो होनी नहीं चाहिए अगर आप एक MPV की बात करें या फिर जो फैमिली व्हीकल्स होती है। हमने यूजुअली जो टफ या
बिग एसयूवीज होती हैं उनमें वो इतनी टाइट स्टीयरिंग देखी है। चलने में कैसी है अगेन जब चलाएंगे तब बात करेंगे कि वहाँ पर भी ज़्यादा टाइट फील होती है या लाइट फील होती है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, जहाँ पर भी आप टच करेंगे, चाहे आप यहाँ पे बात कर लीजिए, ये सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया, एक अलग तरीके का फैब्रिक है या फिर मटेरियल है जो कि इसे एक अच्छा सा लुक दे रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है हालांकि वो हार्ड प्लास्टिक आपको लगने वाला है। यहाँ पे हालांकि अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे लेदर टच या लेदर फिनिश आप बोल सकते हैं, सॉफ्ट टच टाइप मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो सीट्स भी बेहद कंफर्टेबल लग रही है। मजे की बात यह है कि ये जो सीट है आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत तरीके से आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि अगर थाई सपोर्ट कम, थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ऊंचा करना हो, नीचे करना हो, आगे करना हो, पीछे करना हो, ये सब तरीके की चीज़ें आप इससे कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे एक फ्लोटिंग सा टच स्क्रीन आपको मिलता है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करेगा। और एमजी जिनकी हर कार में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर मिलते हैं और वॉइस कमांड वाले जो फीचर्स मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। अब वॉइस कमांड से एमजी की जब भी बात आती है तो बात आती है सनरूफ की। दैट मीन्स सनरूफ भी आपको दिया गया है, तो हो सकता है आप इसमें भी हेलो एमजी ओपन द सनरूफ अगर बोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो वैसे सब फीचर्स वॉइस कमांड प्लस सनरूफ आपको ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पे आप बात करेंगे तो लॉक का और अनलॉक का बटन दिया गया है, यहाँ पे हैजार्ड लैम्प का बटन दिया गया है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ या ऑन करने का आपको बटन दिया गया है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के बटन आपको दिए गए हैं और यहाँ पे भी जो क्वालिटी है ओवरऑल बटन्स की वो शानदार लग रही है। थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह सी दी गई है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जगह दी गई है जहाँ पे कुछ रख सकते हैं। एक USB का पोर्ट आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। एक 12V पावर सॉकेट का आपको दिया गया, एक्चुअली लाइटर है ये 12V। और अगर आप गियर बॉक्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिक है, तो वैसा वाला ही गियर बॉक्स आपको दिया गया है। और ग्लव बॉक्स अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़ा तो नहीं है पर ठीक ठाक थोड़ा बहुत सामान आप डेफिनेटली इसमें रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये मैनुअल ही दिया गया है, ऑटो डिमिंग IR नहीं दिया गया, विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी एक्चुअली आपको नहीं दिया गया, की दी गई है, की से आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बट हो सकता है जब इंडिया में चलाया जाए तो इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसा फीचर जो है बेसिक और ऑटो डिमिंग IR जो है वो आपको ऑफर कर दिया जाए। तो ये था हाल फर्स्ट रो सीट का। अब आपको दर्शन करवाते हैं इसकी सेकंड रो सीट की, और ये है इस गाड़ी की सेकंड रो सीट। और सेकंड रो सीट जो है वो भी आपको कैप्टन सीट्स मिलती है, बेंच सीट नहीं मिलेगी। 2 लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये एक 6 सीटर गाड़ी है, तो उसी हिसाब से आपको कैप्टन सीट्स दी गई हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सी सीट्स लग रही हैं, जैसे फ्रंट थी वैसे ही कंफर्टेबल आपको यहाँ पे लग रही है। हालांकि इलेक्ट्रिकल एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको ड्राइवर साइड में मिलता है, फ्रंट जो पैसेंजर है वहाँ पे भी नहीं मिलता है। बट उसके बाद भी काफ़ी अच्छी खासी आपको कंफर्ट ऑफर करती है। थाई सपोर्ट की मुझे तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं लग रही है। अगर आप 5'9", 5'10" के ऊपर हुए तो फिर हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत शिकायत करें, बाकी आप कैसे भी फिजिक के होंगे तो आप इजीली बैठ सकते हैं। आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। ये भी सेंटर आर्मरेस्ट भी ठीक ठाक बड़ा आपको मिलता ही है। उसके अलावा नी रूम की अगर आप बात करेंगे या लेग रूम की बात करेंगे तो अच्छा खासा है, अच्छे से आप अपना पाँव स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आप कितनी भी हाइट के होंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हेडरूम जो है वो भी बहुत अच्छा खासा है। और सीट को ऑफकोर्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट सम वियर्ड रीजन ये आगे पीछे हो नहीं रही है। ये वाला जो सीट है उसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से बहुत पीछे तक चली जाती है, तो आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे AC वेंट्स ऑफकोर्स दिए गए हैं। हालांकि ब्लोअर को एडजस्ट करने का कोई भी बटन नहीं दिया गया है। USB सॉकेट आपको एक यहाँ पे दिया गया है, USB पोर्ट आपको दिया गया है जिससे कि आप ऑन द गो फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक जगह दी गई है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं। और जो दोनों सीट्स हैं उसमें एडजस्टेबल टाइप का आपको ऑफकोर्स हेडरेस्ट मिलता है। और अब चलते हैं इसकी थर्ड रो सीट में। तो थर्ड रो सीट में जाने के आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो क्योंकि कैप्टन सीट है तो बीच में से आप डेफिनेटली निकल ही सकते हैं, या फिर आप इस सीट को अच्छा खासा फोल्ड कर सकते हैं, अच्छे से आगे भी हो जाती है। तो 2-3 तरीके से आप ये कर सकते हैं। एक तो सिंपल जो सबसे तरीका है, अगर आप इसको दबाएंगे तो ये कम्प्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाएगी, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। और आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप ये रिक्लाइन वाला जो लीवर है इसे उठाएंगे और ये वाला दबाएंगे तो आप इसे और ज़्यादा ऊंचा कर सकते हैं, तो आपके लिए पीछे बैठना बेहद आसान हो जाता है। तो ये इस गाड़ी की थर्ड रो सीट है। जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे शायद से कि नी रूम जो है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एटलीस्ट मेरी हाइट के लिए। मतलब अगर आप 5'6", 5'7" के आसपास हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट लंबे होंगे तो परेशानी होगी। बट सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि पाँव आपके हमेशा उठे हुए रहते हैं, तो थाई सपोर्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं। सीट जो है वो एक्चुअली काफ़ी लो है, जिसकी वजह से आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलता। थोड़ी उठी हुई सीट होती, थोड़ी अलग तरीके से इसे स्ट्रक्चर किया जाता तो थोड़ा और बेहतर होता, क्योंकि स्पेस है तो उसे ढंग से और यूटिलाइज किया जा सकता था। हेडरूम की अगर आप बात करेंगे तो हेडरूम एक्चुअली अच्छा है।
तो अगर आपको शॉर्ट जर्नीज पे जाना है तो आई डोंट थिंक परेशानी होगी। बच्चों के लिए तो कोई परेशानी मुझे यहाँ पे लग ही नहीं रही है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको एक USB पोर्ट भी दिया गया है, तो ऑन द गो जो पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स हैं वो चार्ज कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है दोनों पैसेंजर्स के लिए, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी जो है दोनों पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, विच आई थिंक इज अ नाइस टच। अगर आप इंजन ऑप्शंस की बात करें तो SAIC का जो बावजून है वो इस व्हीकल को एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में बेचता है, जो कि लगभग 103 bhp के आसपास पावर निकालता है और लगभग 135 या 138 न्यूटन मीटर्स के आसपास मैक्सिमम टॉर्क निकालता है, जो कि इसे एक्चुअली अर्टिगा का जो इंजन है उसके आसपास ही पावरफुल बनाने वाला है। डीजल इंजन अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब एटलीस्ट इस व्हीकल में वो नहीं बेचते हैं, बट ग्लोबल लाइनअप में बहुत सारे इनके पास में इंजन अवेलेबल हैं, या फिर ये सोर्स कर सकते हैं इधर से या उधर से। तो ये पॉसिबिलिटी है, पेट्रोल इंजन तो डेफिनेटली इन हाउस है ही है। बाकी जब ये लॉन्च के आसपास होगी तो और डिटेल्स हमारे सामने निकल के आएंगी कि कौन सा पेट्रोल या डीजल इंजन इसके साथ में आ सकता है, और ऑटोमेटिक और मैनुअल जो है वो तो ऑफकोर्स आपको इसके साथ में ऑफर किए ही जाएंगे। एंड नाउ दी सबसे जरूरी सवाल कि क्या MG360 भारत में आ रही है, तो इसका सीधे शब्दों में जवाब है हाँ, ये आ रही है। लेफ्ट हैंड ड्राइव है ऑफ कोर्स ये वाला मॉडल जो मैंने आपको दिखाया है, बट राइट हैंड ड्राइव करने में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, एक अर्टिगा राइवल जो है हम इस सेगमेंट में मिस कर रहे हैं, एक ढंग का राइवल जो कि ढंग से कंपटीशन दे सके। माराज़ो ने ऑफ कोर्स कोशिश की है, काफ़ी केपेबल व्हीकल है, बट फैमिली बायस ने उसे ज़्यादा ऑप्ट नहीं किया है, तो हो सकता है वो जो जगह है वो ये फिल कर पाए। So that's it people on the MG360। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।